वेलकम्स बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल के ऊपर आपकी एनटीए यूजीसी नेट से संबंधित चीज़ें, बिहार एस्टेट से संबंधित चीज़ें, फ्री क्लासेस, एस्टेट और आपका जो बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी है उस सब से संबंधित तैयारी कराई जाती है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनलवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं करेंगे तो शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को पसंद आ जाए। चलिए, लास्ट कहानी हमने जहां से छोड़ी थी उसी के आगे से ना बढ़ाते हुए एक अन्य तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या लगा था आपको 80 से सवाल आएंगे? नहीं, हम चलेंगे अब रिवर्स ऑर्डर में। 100 सवाल से हम चलेंगे 80 की ओर। ठीक है, वेलकम बैक वंस अगेन टू साइको प्रोफेसर। चलिए, सवाल देखिए आपका। क्या ये सवाल आपके बीपीएससी में आया? क्या ये सवाल आपके बीपीएससी में आया था? यस, ये सवाल आपके, जी हाँ, आपके बिल्कुल सवाल आया था आपके ये बीपीएससी पीजीटी 2.0 के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि आपको बता रहे हैं पहले से, आपको ध्यान देना है एस्टेट के पेपर के ऊपर भी। जिस प्रकार से आपका एस्टेट का पेपर निर्धारित होगा, जिस प्रकार से आपका एस्टेट का पेपर आएगा मार्च में, उसी प्रकार से तो नहीं, लेकिन उससे कुछ टॉपिक आपको जो है, मान के चलिए 100 सवाल अगर आपके हैं तो हिलते डुलते हुए आपके कम से कम 9 से 10 सवाल की जो थीम है वो उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। और ये अगर 9 से 10 सवाल आपने पकड़ लिए तो आप कहाँ बैठेंगे? आप पीजीटी 3.0 के अंदर आप जो है अच्छे तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये पकड़ाई में कैसे आएगा? तो ये पकड़ाई में आने के लिए आप जो है, हमारा जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक सीट जो है पक्की कर सकते हैं, अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है तो। चलिए, यहाँ देखते हैं, इसे कहते हैं प्रमोशन। सवाल नंबर 100 को सहसंबंध की बात कर रहे हैं, यानी कि बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके कोरिलेशन की। ठीक है, कोरिलेशन कहाँ से जाता है? -1 से आपके +1 तक जाता है, 0 बीच में रहता है। सहसंबंध का प्रयाग नहीं, प्रयागराज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, प्रयोग की बात कर रहे हैं। सहसंबंध का प्रयोग होता है चरों के बीच, बीच नहीं, यहाँ पे मरीन बीच नहीं है, यहाँ पे बीच है, चरों के बीच में खालिस्तान निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कोरिलेशन होता क्या है। ठीक है, जिसको आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं उसको आप जानते हैं पियर्सन आर के नाम से। ठीक है, तो सहसंबंध का प्रयोग, कोरिलेशन का इस्तेमाल, यूज ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? किसी भी चरों के बीच में ए वेरिएबल एंड दूसरा आपका बी वेरिएबल, दो परिवर्त है आपके, इन जो चर है आपके, इनके बीच में क्या निकालने के लिए होता है? क्या अंतर निकालने के लिए होता है? क्या अनुमान, या इनमें से सभी? ये देखिए, ये आपको जो है इनमें से सभी, यहाँ पर आपका ये उत्तर नहीं होगा, इसलिए आपको अलर्ट रहना है। क्या निकालते हैं हम चरों के बीच में? क्या निकालने के लिए? संबंध निकालने के लिए। नाम से ही समझ में आ रहा है, सह संबंध, यानी ये एक सह है, ये दूसरा सह है, मतलब दो चर है, ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल। इन दोनों के बीच में क्या निकालते हैं? हमेशा ध्यान रखिएगा, कोरिलेशन के अंदर हम क्या निकालते हैं? किन्हीं दो चरों के बीच में, या उनसे ज्यादा चर भी हो सकते हैं, मोर देन 2 वेरिएबल्स भी, उनके बीच हम क्या निकालते हैं? रिलेशनशिप निकालते हैं, उनके बीच में हम संबंध निकालते हैं। ठीक है, संबंध निकालते हैं। ये संबंध कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमको डायरेक्शन भी बताता है। ये हमको क्या बताता है? संबंधों के बीच में दिशा बताता है, और क्या बताता है? उनकी ताकत भी हमको बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, संबंध का प्रयोग, मतलब चरों के बीच में हम क्या निकालने के लिए? संबंध निकालने के लिए हम कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। चलिए, अब चलते हैं सवाल नंबर 99 की ओर। चलिए, ये रहा आपका सवाल नंबर 99। केंद्रीय प्रवृत्ति किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे बात कर रहे हैं इंग्लिश वालों के लिए सेंट्रल टेंडेंसी की। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या होता है में शामिल है? माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों ही चीजें होती हैं। आसान सवाल, इनमें से सभी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। किसकी बात कर रहे हैं? मीन, मीडियन एंड मोड की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको मीन निकालते, मीडियन निकालते और मोड निकालते, तीनों निकालते आपको आना चाहिए। मे भी आपसे पीजीटी वगैरह में पूछ सकता है, या इस एस्टेट के अंदर भी आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, ऑल राइट। चलिए, अब चलते हैं सवाल नंबर 98 की ओर। यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 98 में क्या बोल रहे हैं? पूर्ण शून्य का उदाहरण है। ठीक है, पूर्ण शून्य यानी कि एब्सोल्यूट लिमिट नहीं, एब्सोल्यूट जीरो की बात कर रहे हैं। कौन सी स्केल में? तो यहाँ देखिए, आपको जो टेस्टिंग में आपकी स्केल है, मापनी है, वो संबंधित चीजें भी आपको पढ़ के जाना होंगी। ठीक है, मापनी संबंधित स्केल में आपको जो है 4 प्रकार की होती हैं, दी हुई है यहाँ पर। इनमें से किसमें पूर्ण शून्य हमको देखने मिलता है, किसमें हमको जो है एब्सोल्यूट जीरो देखने मिलता है? वो देखने मिलता है हमको आपके यहाँ पर नामित में नहीं, क्रमित में नहीं, अंतरित में नहीं, आपके अनुपात में देखने मिलता है। रेशियो स्केल के अंदर आपको ध्यान दीजिएगा, रेशियो स्केल के अंदर क्या देखने मिलेगी आपको? अनुपात स्केल के अंदर क्या देखने मिलेगा आपको? अनुपात मापने के अंदर आपको जो है यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो, पूर्ण शून्य आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 97 की ओर।
चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको टी अनुपात के बारे में, टी रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 में। टी अनुपात का उपयोग समूह के माध्य के बीच, ये जो है आपका देखिए डिफिकल्ट टाइप का सवाल है, के बीच सार्थक अंतर जानने के लिए किया जाता है। जो आपके पास क्या होंगे, आपके पास दो समूह होंगे तब आप इसको निकालते हैं। टी अनुपात की बात कर रहे हैं, आपके पास दो होने चाहिए, ठीक है। उपयोग समूह के माध्य के बीच सार्थक अंतर जानने के लिए किया जाता है कि जो है यहाँ पर अलग अलग ग्रुप से हम ले रहे हैं या सेम ग्रुप से ले रहे हैं, ठीक है। जब हम क्या निकालेंगे, सार्थक अंतर यानी कि मीन डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे बिटवीन टू ग्रुप्स। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96, टी परीक्षण में, टी टेस्ट में स्वतंत्रता 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 की डिग्री की गणना करें जब n इज इक्वल टू 100 है। अपने आप में सवाल जो है ये रॉन्ग है, गलत सवाल है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑप्शंस आपको जो है मोस्ट सुटेबल दिए हुए हैं तो आप ऑप्शन को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। 98 जो है इसका सुटेबल आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे बताया नहीं है इंडिपेंडेंट सैंपल है, डिपेंडेंट सैंपल है ना, आश्रित जो है आपके पास समूह है या फिर आपके पास अनाश्रित समूह है, वो क्या चीज है आपकी, ठीक है, वो डिफाइन नहीं किया गया है। बट स्टिल 98 जो है मोस्ट सुटेबल आंसर है। अगर आप इसको डिपेंडेंट भी मानते हैं तो -2 कर देंगे आप, तो यहाँ पे आपके पास 98 आ जाएगा, ठीक है। 50 कहीं से ऑप्शन नहीं है, 48 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, ठीक है। जब n सैंपल कितने साइज दिया हुआ आपको, सैंपल का साइज आपको यहाँ पर n इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, तो आपका क्या पूछा है, DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है। आगे के लिए आप ध्यान रखें, मे बी आपसे अनुभव वगैरह के बारे में भी आगे आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है आपका, 100 - 2 कर देंगे, आपका 98 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या है, सिंगल समूह यहाँ पे अलग अलग जो है यहाँ पर आपके पास है, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। मे भी आगे जाके आपको ये सवाल सही दे दें आपको, ठीक है। ये था आपके लिए सवाल नंबर 96। अब देखते हैं सवाल नंबर 95 के बारे में। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 95, सहसंबंध की सीमा है, कोरिलेशन अभी बताया था आपको, +1 to -1, ठीक है। -1 to +1 चाहे जैसा भी लिखा हो, ये कभी नहीं होता, ऐसे होगा हमेशा, +1 to -1। हमेशा आप नेगेटिव जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। ऐसी स्केल आते आते कहाँ आती है आपकी, +1 के ऊपर आती है। तो इस प्रकार की आपकी जो है यहाँ पर इंटीजर स्केल बनती है। यहाँ पे इंटीजर्स अगर आपने कभी पढ़े हो बचपन में, तो -1 to 1 जो है आपका क्या जाता है, आपका ये सहसंबंध की सीमा जाती है, कोरिलेशन आपका जाता है। और यही सेम सवाल आपका जो है रिपीट हुआ है, कहाँ है, आई गेस नॉट रिपीट हुआ है, बट या इसी से संबंधित कुछ सवाल पूछा था आपके कहाँ पे, बीपीएससी पीजीटी के अंदर, ठीक है। जब पीजीटी के सवाल देखेंगे, वीडियोस देखेंगे उसको, तो देखेंगे वहां पर कि क्या ये सवाल आया था। जहां तक लग रहा है कि ये सवाल सेम टू सेम रिपीट हुआ था, बट उसको एक बार देखना होगा, ठीक है। तो जितना 1 के पास होगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जितना 1 के पास होगा, जितना 1 के नजदीक होगा, उतना स्ट्रांग होगा संबंध। और जितना क्या होगा, जितना 0 के करीब होगा, उतना क्या होगा, उतना होगा निम्न संबंध, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पे जो है कोरिलेशन आपका स्ट्रांग होगा, है ना, ताकतवर होगा, और यहाँ पे जो है लो कोरिलेशन देखने मिलेगा अगर वो 0 के करीब आपकी वैल्यू आ रही है पियर्सन आर की, तो ठीक है। ओके, अब देखते हैं सवाल नंबर 9-4। चलिए यहाँ देखिए सवाल नंबर 94, काई वर्ग का मान निकालें। अपने आप में एक डिफिकल्ट सवाल, अगर आपने मास्टर से देखिए आपको पूछा हुआ है, एनसीईआरटी वगैरह में देखने नहीं मिलेगा आपको। आपको क्या बनना चाहिए, आपको बनना चाहिए काई स्क्वायर के बारे में। एंड यही जो काई स्क्वायर है आपका रिपीट हुआ है कहाँ पे, बीपीएससी पीजीटी के अंदर। तो जितने भी सवाल अभी तक हमने देखे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताने में यहाँ पे हर्ष और उल्लास हो रहा है कि आप मान के चलिए 100 सवाल अगर एस्टेट में आए हैं तो 20 सवाल लगभग आपके, मोटा मोटी तौर पर 20 सवाल आपके जो है बीपीएससी पीजीटी में फंसे हैं, ठीक है। अब वो एनसीईआरटी वाले भी हो सकते हैं और आपके जो इस टाइप के आए हैं अलग अलग, वो भी हो सकते हैं। तो जो लोग ने यहाँ पर ध्यान दिया होगा उनके लिए आसानी हो गई होगी, और नहीं हुआ होगा तो फिर उनके लिए डिफिकल्टी है। ध्यान रखें, है ना, 20% आपके सवाल जो है, 15 to 20% इसको कहा जाएगा अप्रोप्रिएटली। 15 से 20% आपका जो एस्टेट में आने वाला है वही आपके 3.0 में आने की संभावना है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ना। एस्टेट 23 में जो हुआ था 2.0 में, इतने पर सवाल आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पीवाईक्यू अच्छे से करके जाइएगा, देखिएगा उसको, एंड जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको वहां पर आपको सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। क्या बोल रहे हैं, काई वर्ग का मान निकालने बोल रहे हैं, तो आपको क्या याद करना है, इसी वीडियो के साथ आपको जो है फॉर्मूला याद कर लेना है इसको, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है FO - FE द होल स्क्वायर अपन FE, इसको आप ऐसे कैसे याद रखना है, अपने हाथ में, सर में, जहां भी आपको नोट करना है इसको नोट कर लें। दीवालों पे लिखते हैं काई स्क्वायर का फॉर्मूला, आगे भी आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। इस बार आपको है निकालने के लिए दिया हुआ है 10 - 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE कितना है 2, इसको सॉल्व कर देंगे, जो आ जाएगा वही होगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखें। तो इस हिसाब से आप इसको निकाल लेंगे, नीचे आप जो है इसको नोट कर लेंगे फॉर्मूले को, FO - FE द होल स्क्वायर अपॉन FE, ठीक है। ये आपका होगा काई वर्ग निकालने के लिए, मान कैसे निकालेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला भी हो सकता है आगे आपसे पूछ ले पीजीटी के अंदर, और आपके एस्टेट के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 93। अब देखिए सवाल नंबर 93, आंकड़ों की संगति दर्शाता है वैधता, विश्वसनीयता, समता या फिर मानकीकरण, ठीक है। आंकड़ों की संगति क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे वैलिडिटी की बात हो रही है, रिलायबिलिटी की बात हो रही है, समता की बात, इक्वालिटी की बात हो रही है, और मानकीकरण की बात हो रही है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक
ठीक है, मानक आपके नॉर्म्स, ठीक है। तो आंकड़ों की संगति क्या दर्शाएगी आपको, अगर आपकी जो वैल्यूज है एग्जैक्टली वैसे के वैसे आ रहे हैं, क्या शो करेंगे, इसकी संगति क्या दर्शाएगी आपको यहाँ पर, विश्वसनीयता दर्शाएगी, रिलायबिलिटी दर्शाएगी, ऐसा आप बोल रहे हैं। तो पिछले 7 सवाल जो आपने देखे वो कौन से यूनिट्स हैं आपके, वो है आपके रिसर्च मेथड्स वाली यूनिट्स है, ठीक है। रिसर्च मेथड्स टेस्टिंग जो है आपका, वहां से आपको सवाल बने हैं लगभग 7, और अब ऊपर देखिए अभी क्या होता है। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 92 में अगेन आपको जो है रिसर्च एंड टेस्टिंग की यूनिट से अगेन सवाल है, साक्षात्कार इंटरव्यू अनुसूची का एक प्रकार का खालिस्तान है। साक्षात्कार अनुसूची एक प्रकार का क्या होगा, अनुसूची है प्रश्नावली, साक्षात्कार बट ऑब्वियसली बात है साक्षात्कार होगा। सवाल शायद वो भूल गए पूछना क्या चाह रहे थे वो, बट ठीक है चलिए, इस प्रकार की आपको गैसिंग करनी होगी। अनुसूची तो नहीं होगी, प्रश्नावली नहीं होगी, साक्षात्कार की बात हो रही है यहाँ पे। साक्षात्कार अनुसूची एक प्रकार का क्या है, खालिस्तान है, अनुसूची है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार ही होगा यहाँ पर, ठीक है। सवाल नंबर 92, तो ऐसे सवालों के लिए परेशान नहीं होना है, उटपटांग कुछ भी पूछ लेंगे तो आपको उसमें परेशान नहीं होना है, जो आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर लगता है उसको करके आप आगे बढ़े, क्योंकि ऐसे सवाल आपका वेट कर रहे हैं, और ऐसे सवाल में अगर आप गलती करेंगे तो आप कंपटीशन में नीचे नीचे आते जाएंगे, ठीक है। अगर 92 नंबर का सवाल में आप परेशान हो रहे हैं तो परेशान मत होइए, 91 को देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये आपके पढ़ने की चीज है, ठीक है। शोध में यादृच्छिक शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रैंडम की पूछ रहे हैं या रैंडमाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च में व्हाट इज रैंडमाइजेशन, बेतरतीब, अच्छा, संयोगवश, अव्यवस्थित, पक्षपात रहित। तो ये क्या होता है आपका, रैंडमाइज क्यों करते हैं आप, क्योंकि आपको क्या रहना है, पक्षपात रहित रहना है ना। कॉलोनी के 50 बच्चे हैं, उनको आप क्या करेंगे, रैंडम सैंपल लेंगे, तो यहाँ पे टॉस करेंगे, 25 इधर जाएंगे, 25 इधर जाएंगे, जैसे भी वो आएंगे जिस ऑर्डर में, ठीक है। तो ये क्या है, संयोग नहीं होगा यहाँ पे, कोई बेतरतीब तरीके से भी नहीं है, अव्यवस्थित भी नहीं है। क्या करना है हमको यहाँ पर, रैंडमाइजेशन हम करते क्यों है, क्योंकि हमको क्या रहना है वहां पर, पक्षपात रहित रहना है हमारा जो सैंपल है उसके प्रति, ठीक है। तो ये जो आपने सवाल देखे यहाँ पे 91 से लेके 100 तक 10 सवाल देखिए कहाँ से आ रहे हैं आपके आ रहे हैं रिसर्च वाले एरिया से, आगे के लिए भी आप तैयार रहें। ये देखिए कितना मस्त सवाल है यहाँ पर, सवाल नंबर 90 बहुत ही बढ़िया सवाल है, एस्टेट में अभी तक देखा गया सबसे बेस्ट सवाल है ये वाला, ठीक है। मतलब इस सवाल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, काफी अच्छा सवाल पूछा है आपसे यहाँ पर, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, परिकल्पना का निर्माण कब होता है, ठीक है। अब ये क्वालिटी यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, जितने भी 100 सवाल हैं उनके अंदर से ये बता रहे हैं, ठीक है। उन सब में सबसे बेस्ट यही लगा फिलहाल तक। परिकल्पना का निर्माण कब होता है, इसमें अधिकतर बच्चे जो है डब्बा गोल कर देते हैं। हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन कब होता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसको बनने के लिए आपको क्या बनना चाहिए, आपको रिसर्च में कौन से स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स, वो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। एक फ्री वीडियो में वहां पे कवर किए हुए 7 स्टेप्स, उसको जाके आप किसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। थोड़े से वीडियोस फाइंड आउट करने का ट्राई करिएगा, रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4 करके ऐसे दिया हुआ है, तो उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको ये सवाल आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा। परिकल्पना का निर्माण कब होता है, शोध अभिकल्प के पश्चात, शोध अभिकल्प के पूर्व, ठीक है। शोध अभिकल्प के साथ इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए हैं इनमें से मोस्ट सुटेबल क्या है आपका, शोध अभिकल्प के पूर्व में, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, शोध अभिकल्प यानी इंग्लिश वालों के लिए, वो बात कर रहे हैं यहाँ पे रिसर्च डिजाइन के बारे में, ठीक है। आपने फॉर्मुलेट कर लिया हाइपोथेसिस, देन आपके बाद क्या आएंगे, उसके बाद आपके पास मौका मिलेगा आपको आरडी करने का, ठीक है। लेकिन आरडी के पूर्व आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे जो है हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, जो भी आपका HO HA जो भी है आपका नल एंड आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसका आप निर्माण करेंगे अभिकल्प के पूर्व में, ठीक है। बाद में नहीं, साथ में नहीं, हमेशा क्या होगा, इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा, आगे आपको काम आएगा जब भी आप करेंगे इस प्रकार की चीजें। परिकल्पना का निर्माण जो है वो कब होगा, आपके डिजाइन बनने के पहले ही होगा। चलिए अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, कौन असंगत पद है, यहाँ पे आपसे एस्टेट जो है क्या बोल रहा है, ऑड वन आउट आपको बताने के लिए बोल रहा है। ऑड वन आउट के लिए देखिए क्यों बोल रहा है ऐसे, वो थोड़ा सा अजीब गरीब सवाल है लेकिन फिर भी करना है आपको बेस्ट पॉसिबल तरीके से। तो प्रयोगात्मक शोध में अर्ध प्रयोगात्मक शोध, वैयक्तिक अध्ययन और सहसंबंधात्मक शोध, यहाँ पे आंसर क्या दिया है उन्होंने, यहाँ पे प्रयोगात्मक शोध यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि कौन सी बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। शोध एक्सपेरिमेंटल शोध की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी अर्ध प्रयोगात्मक है, क्वासाई है शायद, अर्ध मतलब, ठीक है। फिर आपका वैयक्तिक अध्ययन है, फिर आपका यहाँ पर सहसंबंधात्मक शोध है, ठीक है। तो मे भी आप यहाँ पे जो है इन तीनों के अंदर आप क्या नहीं कर सकते, देखा जाए तो इसके अंदर आप रैंडम चीजें नहीं कर सकते, और वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मे बी आपको ये आंसर यहाँ पे इसलिए ऑड वन आउट आपको असंगत पद बोला गया है प्रयोगात्मक शोध के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वैयक्तिक अध्ययन है, सहसंबंधात्मक शोध है, वेरिएबल्स वगैरह आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अर्ध प्रयोगात्मक है आपके पास यहाँ पर। तो ठीक है, इस प्रकार के सवालों में ज्यादा परेशान नहीं होना है। 89 नंबर का सवाल है, ठीक है। मे बी इंग्लिश में देखना पड़ेगा। देखिए सवाल नंबर 88, मनोविज्ञान अपने खालिस्तान के कारण एक विज्ञान है, क्यों है, विषय वस्तु, समस्याओं, प्रदत्त और विधियां, ठीक है। मनोविज्ञान अपने विधियां के कारण एक विज्ञान है, ठीक है। तो मान लेते हैं विधियों के कारण जो है अपनी
जो मेथड्स हैं उसकी, ठीक है, मेथड्स के कारण जो है एक विज्ञान है, ठीक है, विषय वस्तु के कारण नहीं, समस्याओं के कारण नहीं, प्रदत्त डेटा के कारण नहीं, प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ मनोविज्ञान जो है अपने विधियों के कारण एक विज्ञान है, ठीक है, मान लेते हैं, आप भी इसको नोट कर लें, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल आपको देखने मिलते हैं कहाँ पे, एस्टेट के अंदर, लेकिन एस्टेट में आपको जो है इस प्रकार के सवाल देखने मिलेंगे बड़े ही आसान से, और आपको पीजीटी में इसकी बिल्कुल भी अपेक्षा ना रखें। चलिए अगला सवाल देखिए, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट डेट की बात कर रहे हैं, में निम्नलिखित से संबंधित परीक्षण आइटम नहीं है, यानी डेट के अंदर कौन कौन से आइटम होते हैं, उनमें से इन चारों में से कोई एक नहीं होगा, उसको देखते हैं। यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, एप्टीट्यूड की, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए एप्टीट्यूड होता क्या है। अंतरिक्ष संबंध ये होगा, यांत्रिक तंत्र ये भी होगा, मैकेनिकल वर्क, अवधारणात्मक लिपिकीय गति और सटीकता, ठीक है, वहां पे स्पीड वगैरह चेक करेंगे आपकी, लेकिन आपकी इंटरेस्ट वगैरह की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, विशिष्ट रुचियों की बात इसके अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस से भी आप इसको निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको डेट के बारे में मालूम होना चाहिए, मतलब बस यहाँ पर देखिए आपको एप्टीट्यूड के बारे में अगर आपको मालूम है कि एप्टीट्यूड क्या होता है तो आप इसको आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। एप्टीट्यूड और रुचियों का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है डायरेक्टली, ठीक है, मतलब आप डेट के जो टेस्ट होता है उसके अंदर आपको यहाँ पर रुचियों वगैरह आपसे नहीं पूछेंगे, संबंध, मैकेनिकल रीजनिंग वगैरह जो है आपकी यहाँ पर इसके अंदर पूछी जाती है। अब देखते हैं हम अगले सवाल को। ओके, ये तो कल का सवाल आ गया ना, सवाल नंबर 86। अभी खुले एक नए पब्लिक स्कूल में एक मार्गदर्शन कार्यक्रम स्थापित किया जाना है। मार्गदर्शन कार्यक्रम विकसित करने में पहला कदम है क्या है, छात्र निकाय की मार्गदर्शन और परामर्श आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करें, ठीक है। ये सब करना है आपको, ये आपके गाइडेंस, ये आपको देखिए गाइडेंस काउंसलिंग आपको एक सवाल देखने को मिला आपको इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको जो एक बात ध्यान रखनी है, चलिए चलते हैं हमारी प्यारी सी काली स्क्रीन के ऊपर। चलिए अभी तक आपने यहाँ पर देख लिए हैं 100 सवाल कंप्लीटली आपने देख लिए हैं इसको सॉल्व। अगर इसके पहले आपने नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट खोलिए 2024 वाली बीएसबी एस्टेट एंड पीजीटी की, वहां से लाइन से ऊपर से देखते हुए आइए, आपको सारे सवालों के जवाब क्यों है, कैसे है ना, जहां जहां उपयुक्त है वहां आपको हर जगह बताया गया है, उसको नोट डाउन करें एंड उसको आप ध्यान रखें। तो 100 सवाल आपने सॉल्व किए, अभी कहाँ के आपने सॉल्व किए, बीएसईबी एस्टेट 2023 के, ठीक है, ये सॉल्व किए, इसको आप नोट करें, इसको आप ध्यान रखें। एंड इन 100 सवालों को अभी हम करेंगे एनालाइज, इसको देखते हैं कि आपके कौन कौन से सवाल कहाँ कहाँ से पूछे गए, किस प्रकार से पूछे गए। अभी जो हमने रिसेंटली किया वो था आपका सवाल नंबर 87 से लेके सवाल नंबर 100 तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने सवाल लगभग लगभग आपके जो है 86 से, सॉरी नॉट 87, 86, ठीक है, जितना भी हो लगभग लगभग मान के चलिए आपके 15 सवाल यहाँ पर जो है 15 सवाल आपके जो है कहाँ से पूछे गए हैं, आपसे आपसे पूछे गए हैं आपकी शोध से, आपकी रिसर्च से पूछे गए हैं, उसी के साथ साथ आपकी जो है टेस्टिंग, जो आपके परीक्षण है उससे पूछे गए हैं, है ना, आपने देखा साक्षात्कार और विधियां वगैरह वो सब चीजें, और थोड़ा सा जो आपसे बेसिक है वो पूछा गया है, ठीक है। तो 15 सवाल देखिए कहाँ से आए हैं, 15% सवाल आपके कहाँ से आए हैं, 15% सवाल आए हैं आपके ये दोनों टॉपिक से, है ना, शोध और टेस्टिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है आगामी 2024 परीक्षा के लिए, ठीक है। तो 15% सवाल आपको देखने मिले हैं कहाँ से, आपको देखने मिले हैं आपकी रिसर्च एंड टेस्टिंग से, ठीक है। कल हमने देखा था आपके 40 to 50% आपके सवाल जो थे वो कहाँ से देखने मिले हैं आपको, आपको एनसीईआरटी से देखने मिले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से आपको डायरेक्टली, है ना, लाइन बाय लाइन आपको जो चीजें हैं देखने मिल जाएंगी, ठीक है। और बच गया आपका 50-65, बाकी का जो बच रहा है आपका 35%, इसमें आपके देखिए थेरेपी वगैरह आ गई आपकी, ठीक है, आपकी जो चिकित्सा है, ठीक है, वो आ गई, है ना। 2-4% मान के चलते हैं, कुछ मैनेजमेंट के सवाल आपको पूछ लिए ऊटपटांग, जिसका कोई अर्थ नहीं था, ठीक है, लेकिन मान के चलिए पूछ लिया आपसे, मैनेजमेंट संबंधित, है ना, प्रबंधन संबंधित। फिर वहीं देखिए आपकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी पूछा गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल औद्योगिक मनोविज्ञान, है ना, और भी जो 2-4 सवाल आपसे पूछे होंगे अजीबो गरीब, तो उन सबको समूह में अगर आप मिला के देखेंगे तो ये पूरा कंबाइन करके क्या बनते हैं, ये कंबाइन करके बनते हैं आपके 100%, ठीक है। अगर आपको 100% समझ में आ रहा है इसका मतलब आपने सारी वीडियोस देखी हैं इसके पहले की, और अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं, फिर आपके आके इस वीडियो को देखिए तो आपको वहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि 100% कैसे बोला जा रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं क्या, हम कर रहे हैं तैयारी आपकी बीएसएबी एस्टेट परीक्षा 2024 की, ठीक है। तो देखिए पहला चरण आपका कंप्लीट हो चुका है, वो क्या था, वो था आपका पीवाईक्यू एनालिसिस, जो आपके लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बेफजूल के बिना वजह के उटपटांग सवाल नहीं लगाने हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, उनसे आप बचें। ऐसे सवाल जिसका कोई अर्थ नहीं है उससे आप बचें, जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उसको फॉलो करें, उसको अच्छे से देखें, सीखें, और वीडियोस के माध्यम से ऐसे ही आगे जुड़े रहें। तो यहाँ पे हमने पीवाईक्यू एनालाइज किया, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अलग से वो भी आपको बताया, तो चलिए उसको फिर से ब्रीफ करते हैं। एनसीईआरटी देखिए आपको छोड़नी नहीं है, वरना अगर आपने इसको छोड़ा तो देखिए पेपर आपको छोड़ देगा, इसको आप ध्यान रखें।
एनसीईआरटी आपको अच्छे से करनी है। उसके साथ साथ देखिए आपको जो है इंडस्ट्रियल वाला पार्ट करना है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वाला पार्ट करना है आपको, थोड़ा सा जो है आपको क्या देखना है, प्लस आपको थोड़ा सा जो है मैनेजमेंट वाला देखना है, क्योंकि सवाल लास्ट टाइम पूछा गया था तो इस बार थोड़ा सा आप पढ़ के जाएंगे, है ना, इससे संबंधित हो सकता है आगे आपसे ब्लूम टेक्सोनोमी वगैरह पूछे आपसे। देन एक और चीज जो बच गई इंपॉर्टेंट, वो क्या है आपकी, वो है आपकी रिसर्च वाला भाग, ठीक है, वो क्या है, वो है आपका रिसर्च शोध विधियां वाला भाग। उसमें देखिए कोई बड़े कठिन सवाल नहीं पूछे, है ना, बड़ा ही आसान आसान सवाल पूछा। एक सवाल जो था हायर लेवल का, वो कौन सा था कि आप रिसर्च डिजाइन के पहले क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। बाकी सारे सवाल देखेंगे तो बाकी जो है आम दर्जे के थे, ऐसा कुछ बड़ा भारी टफ सवाल नहीं था, ठीक है। तो अगर आप इस पेपर को अभी देखते हैं तो आप खुद से एक बार करिए, इस पेपर को लगाइए, एंड लगाने के साथ साथ आप देखिए कि आपके 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके 100 में से 75-80 आ रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। अगर आप 60 में हैं तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है, और अगर आपका 50 के नीचे है तो आप समझ जाइए आप खतरे में है ना, आप जो है डेंजर जोन में है, रेड जोन में है आप, है ना, आपको और अच्छे से मेहनत करनी है ताकि आप यहाँ पे एस्टेट 2024 को यहाँ पर क्लियर कर सकें, ठीक है। तो केवल यहाँ पर साइकोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है, अन्य पेपर की नहीं, मतलब जो बाकी 50 सवाल हैं उनकी बात नहीं हो रही है। अगर आप साइकोलॉजी में 100 में से इतना स्कोर कर रहे हैं तो आप एक अच्छी तरह से इस चीज को समझ पा रहे हैं और अच्छी चीजों को आप पढ़ रहे हैं और अच्छी चीजों को आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो सीरीज है पीवाईक्यू वाली, ये समाप्त होती है। हमने 1 से लेके सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 100 तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। क्या कहाँ से क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, क्यों पूछा गया, है ना, वो पूरा हमने देखा। पूरा जो है लक्ष्य कहाँ पर केंद्रित है, आपके बिहार एसईबी बोर्ड का कहाँ पे इसका लक्ष्य है वो आपने देख लिया, ठीक है। आप जब परीक्षा दे रहे हैं वो कैसी है, वो आपकी पात्रता परीक्षा है, इसके द्वारा आपको भर्ती डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी अगली जो पीजीटी 3.0 होने वाली है, टीआरई 3.0, उसको पास करने के पश्चात जो है आप क्या बनेंगे, आप एक सरकारी सम्मानीय शिक्षक आप बनेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तक की लड़ाई करने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको जो है स्टेप नंबर ये वाला और स्टेप नंबर ये वाला, आपको इसको धीरे धीरे समय के साथ इसको पार करते जाना है, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए क्या पता भविष्य में 4.0 होना हो, 5 होना हो, उम्मीद यही लगाई जाती है कि हो सबके साथ हो, सबको यहाँ पे नौकरी मिले, लेकिन उसके साथ ध्यान दीजिएगा कंपटीशन आपका बढ़ने वाला है, कंपटीशन जो है आपका वो आपका इंक्रीज होगा, ये बढ़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखें। एस्टेट देखिए लास्ट टाइम जो है 2400 बच्चों ने लगभग पास किया था, ठीक है, जिसमें से एमएड वाले जो थे छट गए थे, वो किसी काम के नहीं है जिन्होंने एमएड किया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए आपके बीपीएससी के अंदर जो परीक्षा होगी आपकी टीआरई 3.0 के अंदर, तो वहाँ पे 1700 लोगों ने जो है यहाँ पे पास किया था, उनमें से जितने लोगों का भी हुआ हो, नहीं हुआ हो, डीवी में फेल हुए हो, वो सब चीजें भी यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आगे आपकी देखिए वैकेंसी जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसका आप ध्यान रखें। एंड जो सीटें हैं, मतलब जो कैंडिडेट है, नॉट सीटें, जो कैंडिडेट है वो क्या होते जाएंगे, वो इंक्रीज होते जाएंगे, और अच्छा पढ़ने वाले इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। कट ऑफ देखिए लास्ट टाइम 39 था फर्स्ट के अंदर, देन अभी 45 गया है, अभी क्या किया 44 भी आया है, 39 भी आया है फीमेल्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, 45 से डेफिनेटली आपका 50 के ऊपर तो आराम से जाएगा, है ना, 50 के ऊपर आपका कट ऑफ मान के चलिए आराम से जाएगा, इसको कोई नहीं रोक रहा, ठीक है, 50 के ऊपर आपका आराम से जाएगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे अभी ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे इस चीजों को, टाइम काफी मिला हुआ है, 50 तो आप मान के चलिए मिनिमम जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर 60 तक भी पहुंच सकता है, 70 तक भी पहुंच सकता है, ये डिपेंड करता है कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने उस चीजों को सही सही मार्क किया है वहां पर, ठीक है। बाकी सारी बातें आगे आने वाली वीडियोस के अंदर करेंगे, अभी के लिए आपको ध्यान रखना है एस्टेट के लिए आपके पास लगभग ये 15 दिन, अगले 29 डेज इतने बचे हुए हैं आपके पास, तो इसका भरपूर लाभ उठाएं। मार्च में आपकी संभावित परीक्षा है, फटाफट कर लेते हैं ये, है ना, आज बोल देंगे परीक्षा है और परसों एग्जाम हो जाएगा, ऐसा भी हो जाता है, तो इसके लिए आप तैयार रहें, ठीक है। सारी चीजें जो है आप ट्राई करें कि फरवरी तक जो है आपके एंड होते होते आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, है ना, उसका आपका रिविजन भी हो जाए, ताकि आप एस्टेट में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर परेशानी हो रही है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, फिर यहाँ पे हम बैठे ही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको और अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो आप इस फाउंडेशन कोर्स को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई आपका हाथ पकड़ के खींच के ला नहीं रहा है कि इसको ज्वाइन करना है, आपकी मर्जी है, आपको लगता है कि आपको ये फायदा पहुंचाएगा तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं करना है मत करिए, सेल्फ स्टडी बताई हुई है, उस हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को ज्वाइन करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर चीजें बताई हुई हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करें, और उसी के साथ साथ जो वीडियोस में आपको बताया जा रहा है, जो प्रोसीजर है उसको वहां पर फॉलो करें, एंड जल्द ही आपका एस्टेट भी अच्छे से होगा और उसी के साथ साथ पीजीटी भी अच्छे से होगा, ठीक है। ऑल राइट, इसी के साथ वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमने आपके बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड एस्टेट का हमने जो है कंप्लीट पेपर एनालिसिस देख लिया है।
सॉल्व कर लिया है, PYQs वगैरह हमने। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में मिलते हैं, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।